नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। ये बड़ी खबर सहरसा से है, जहां पर दारोगा की पिटाई कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दारोगा कुछ और पुलिसकर्मी के साथ छापेमारी करने पहुंचे थे, लेकिन वहां पर ग्रामीणों ने इन्हें घेर लिया और इनकी पिटाई कर दी। बता दें कि बैजनाथपुर ओपी प्रभारी को छापेमारी के दौरान ग्रामीणों ने घेर कर जानलेवा हमला किया है। ग्रामीणों ने दारोगा पर पत्थर से हमला किया। हमले में ओपी प्रभारी और एक सब इंस्पेक्टर बुरी तरह से जख्मी हो गए, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों के सिर में गंभीर चोट लगी है। दोनों का निजी नर्सिंग होम में इलाज जारी है। घटना बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र के खजूरी गांव की बताई जा रही है। बताया जाता है कि बैजनाथपुर थानाध्यक्ष और एक जूनियर सब इंस्पेक्टर अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी करने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ और पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। ग्रामीणों ने सबको घेर लिया और पथराव कर दिया। इस दौरान दोनों अपराधी फरार हो गए। पुलिस को जब ग्रामीणों ने घेर लिया तो पुलिस ने आत्मरक्षा में भी गोली चलाई है और ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर दारोगा घायल नजर आ रहे हैं। इनके सिर में चोट लगी है। प्रभारी और एक जूनियर सब इंस्पेक्टर एक रेड में गए थे और उनके साथ जो टीम थी उनको ग्रामीणों के द्वारा घेर लिया गया और पथराव किया गया था। तो उसमें इन दोनों को चोटें आई है, सर में चोटें हैं और हाथ में भी चोट आई है। अभी सूर्या हॉस्पिटल में इलाजरत है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी वो खतरे से बाहर। और ये जो रेड कंडक्ट किया गया था, एक बाइक पे सवार दो व्यक्ति जो संदिग्ध हालत में दिखे थे उनका पीछा करते हुए किया। और इस बीच बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां पर ननकू सिंह नामक शख्स को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि 7 गोलियां अपराधियों ने दागी है और मौत इस शख्स की हो गई है। जिस शख्स की मौत हुई है उसके बारे में जानकारी मिल रही कि इसका भी आपराधिक इतिहास रहा है। अंधाधुंध फायरिंग अपराधियों ने की और फायरिंग करके वो चलते बने। ननकू को अपराधियों ने 7 गोली मारी। गोली की आवाज सुन आसपास के लोग पहुंचे और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में ले गए, लेकिन मंगनी चौक के पास ही उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक ननकू का भी आपराधिक इतिहास रहा है। मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में हत्या और रंगदारी के कई मामले ननकू पर दर्ज थे। मुझे घूमने के टाइम में गया था, घूमने गांव में। एक गांव में जाकर एक शंभू राय को दरवाज़ा था, वहां घूरता रहा था, कुर्सी पर बैठा हुआ था। घर की उनका भी दो तीन फैमिली था, आगे ताप रहे थे। उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमारे भाई के ऊपर गोली कै को गोली लगी है? गोली 7 को लगी हुई है। पहले से भी कोई दुश्मनी वगैरह था? ये तो क्रिमिनल माइंडेड लोग था। कौन भाई आपके? जी। हालांकि अपराध तो छोड़ के जमीन नहीं मिलता। और देखिए, इस बीच वैशाली से बड़ी खबर है, जहां पर बच्चा राय के ठिकाने पर चल रहा ईडी का सर्च ऑपरेशन जो है वो अब खत्म हो चला है। और बता दें कि यहां से 3 करोड़ कैश बरामद किए गए। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही कि कई जो प्लॉट्स के कागजात है वो भी यहां से मिले हैं। बच्चा राय के ठिकाने पर ईडी का सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया। सुबह 4 बजे तक यह सर्च ऑपरेशन पूरा चला। 3 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किए गए हैं। वहीं 80 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज यहां से मिले हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों को ईडी खंगाल रही है। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्चा राय के बीएड कॉलेज से जुड़े वित्तीय अनियमितता के भी काफी सबूत मिले हैं। सरकारी फंड के दुरुपयोग करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, जिसकी जांच एजेंसी की टीम तफ्तीश में जुटी हुई है। शनिवार को बिहार के वैशाली स्थित भगवानपुर थाना इलाके में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। अभी तक आई है इस रेड में आप लोग को बाद में सारी बातें बताई जाएंगी हमारे ट्विटर हैंडल के माध्यम से। कैश, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे। कैश वगैरह भी बरामद हुआ है सर? उसकी भी जानकारी आपको वहीं से मिल जाएगी। काफी देर लग गया, कब से आए थे, कितना देर लग गया इस पूरे रेड में? तो हमारी प्रक्रिया चलती रहती है, उसमें टाइम तो लगता ही है। नहीं तो देर होने की वजह क्या थी? सुनने में आया कि बहुत परेशान किया है जो वैसा कुछ क्या क्या सर चीज बरामद हुआ है? आपको सारी चीजें ट्विटर हमारे हैंडल पे मिल जाएगी। नहीं सर, दो लाइन बता दीजिए सर। तो बच्चा राय के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन खत्म करके ईडी की जो टीम है वो पटना लौट आई है। जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं उस दस्तावेजों की यहां पर जांच की जाएगी और अलग अलग जगहों पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया गया और वहां से कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मिली है। तो जो कागजात यहां पर बरामद किए गए हैं उसके बारे में और ईडी जानकारी इकट्ठा करेगी और बता दें कि दस्तावेजों को खंगाला जाएगा। इस कार्रवाई के बारे में पटना ईडी कार्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इंटर टॉपर घोटाला के आरोपी बच्चा राय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
वैशाली में रेड कंडक्ट किया जा रहा था ईडी की तरफ से, और अब ईडी की टीम पटना स्थित अपने इसी कार्यालय में लौट आई है। पटना टीम ने यह रेड कंडक्ट किया था, और जो अब तक जानकारी मिली है, इंटर टॉपर घोटाला के आरोपी बच्चा राय उर्फ अमित कुमार से जुड़े सर्च ऑपरेशन के दौरान ईडी को करीब 3 करोड़ से अधिक कैश मिले हैं। साथ ही सर्च ऑपरेशन के दौरान 80 से ज्यादा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर किए गए हैं। इन सभी प्रॉपर्टी के से जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको ईडी की टीम पटना स्थित अपने इस कार्यालय में खंगालेगी। जो अब तक जानकारी मिली है, पटना के अलावा दिल्ली, कोलकाता, तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर जो प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए हैं ईडी की तरफ से। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही बच्चा राय के बीएड कॉलेज से जुड़े वित्तीय अनियमितता के भी काफी सबूत इकट्ठे किए गए हैं ईडी की तरफ से। सरकारी फंड के दुरुपयोग से भी कई दस्तावेज जुड़े हुए जो दुरुपयोग किए गए हैं, उससे जुड़े हुए दस्तावेज भी महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर ईडी की टीम ने इकट्ठा किया है। जांच एजेंसी की टीम अब इस तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। हम आपको बता दें कि शनिवार को बिहार के वैशाली स्थित जो भगवानपुर थाना क्षेत्र है, इसी इलाके में ईडी की टीम ने छापेमारी की थी, और छापेमारी के दौरान ईडी की टीम को ये सारे सबूत हाथ लगे हैं। अब इनका अन्वेषण किया जाएगा, और निश्चित तौर पर जो अब तक सबूत इकट्ठे किए गए हैं ईडी सूत्रों की माने तो इंटर टॉपर घोटाले के जो आरोपी बच्चा राय हैं, उसकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। उसके खिलाफ यह भी आरोप लगाया था कि जो ईडी ने उसकी प्रॉपर्टी जब्त की है, उस पर उसने अवैध तरीके से निर्माण भी करा दिया था, और इसको लेकर ईडी की टीम ने बिहार पुलिस से इस पूरे मामले में मदद मांगी है। इस पूरे मामले में अलग से भी कार्रवाई चल रही है। तो निश्चित तौर पर अब बच्चा राय की मुश्किलें ईडी और बिहार पुलिस दोनों मिलकर बढ़ाने वाली हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। राजधानी पटना में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक होने वाली, और बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और सबसे खास की गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह एक मंच पर आज होंगे। और इस बार जो अगुवाई है वो बिहार करने वाला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। बारी बारी से जो उपाध्यक्षता है वो मिलती है इस बैठक की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन काफी दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंच पर होंगे। लंबे समय के बाद सीएम नीतीश और अमित शाह आमने सामने होंगे। तो सवाल यही है कि सीएम नीतीश और शाह के बीच सियासत पर भी क्या बात होगी। बैठक के बारे में संवाद से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। अमित शाह की अध्यक्षता में आज 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना में आयोजित हो रही है, और यहाँ पर जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, संवाद भवन की तस्वीर है। संवाद भवन 4 देश रत्न मार्ग में यह बैठक दोपहर 2 बजे से आयोजित होगी, जो 5 बजे तक चलेगी। इस बैठक में जो जानकारी मिल पा रही है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हो रहे हैं। उनकी जगह तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री राज्य मंत्री जो चंद्रिमा भट्टाचार्य हैं वो भाग लेंगे, जबकि ओडिशा के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर वहां के मंत्री शिरकत करेंगे। जो जानकारी मिल पा रही है, बैठक में बिहार को विशेष राज्य का मुद्दा और केंद्रीय योजनाओं में बिहार की हिस्सेदारी 90:10 किए जाने को लेकर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में उपाध्यक्ष के तौर पर शामिल होंगे। बिहार में नदियों के गाद प्रबंधन को भी उठाया जाएगा। बिहार की ओर से बैठक में रखे जाने वाले एजेंडा को शनिवार तक अंतिम रूप दे दिया गया है, और केंद्र सरकार के निर्देश पर पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 5वीं बार बैठक हो रही है। इसके पहले भी यहाँ पर बैठक आयोजित हो चुकी है। 1958 में पहली बैठक हुई थी, जबकि 1963, 1985, 2015 में ये बैठक राजधानी पटना में आयोजित हो चुकी है। तो बिल्कुल तैयारियां अंतिम चरण में है, और दोपहर 2 बजे का वो वक्त होगा जब यहाँ पर बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से देखिए, अभी से ही पुलिस अफसरों की भी यहाँ पर नियुक्ति कर दी गई है। तस्वीरों में देखिए जो पुलिस अफसर हैं इनकी ड्यूटी लगा दी गई है। बैरिकेडिंग भी की जा रही है, चूंकि इस इलाके में गाड़ियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो फिलहाल बैरिकेडिंग की तैयारी चल रही है, और थोड़ी देर के बाद इस रूट में यातायात को जो है वो रोक दिया जाएगा।
तो बिल्कुल अब तैयारियां अंतिम चरण में और दोपहर 2 बजे का वो वक्त जब 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना में इसी संवाद भवन में शुरू होगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बहाने ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह की लंबे समय के बाद से एक मंच पर मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात के कई जो मायने वो भी है सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की बात जो है वो दोहरा सकते हैं, वो अमित शाह के सामने रख सकते हैं और इसको लेकर के कई जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है और सियासी गलियारों से वो प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी भाग लेने आएंगे। इस पर सियासत नहीं, इस पर बिहार का जो वाजिब हक है विशेष राज्य का दर्जा, इस पर चर्चा होगी। ये मांग पुरानी रही है और कई मंचों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस मांग को दोहराया है। सियासत का कहाँ सवाल उठता है, जो बिहार का वाजिब हक है उसे मांगा जाएगा। अमित शाह जी का आज का बिहार दौरा पूर्ण रूपेण सरकारी और प्रशासनिक है। ECZ यानी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को चेयर करने के लिए, उस बैठक में सम्मिलित होने के लिए अमित शाह जी आज पटना आ रहे हैं बतौर देश के गृह मंत्री। इस बैठक में काफी मुद्दों पे बात होनी है, पर इस बैठक के दरमियान अगर कोई भी व्यक्ति अमित शाह जी से कोई बात करना चाहता है जो बिहार के विकास की बात हो, जो बिहार के विषय में बात हो, तो अमित शाह जी तो खुशी खुशी बात करेंगे। नीतीश कुमार जी शिष्ट व्यक्ति हैं और निश्चित तौर पर वो पूरा शिष्टाचार दिखाएंगे, उसका पालन करेंगे। अमित शाह जी से मुलाकात होगी, हर तरह की बात होगी और दो राजनेता मिलेंगे तो राजनीतिक बात भी होगी, होनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पहले ही लंबी लकीर खींच दी है। ये लोग भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार जी ने भाजपा को छोड़ा है भाजपा के कृत्यों की वजह से। नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं इंडिया अलायंस के, जो देश के स्तर पर नीतीश कुमार जी कभी राजनीति को प्राथमिकता नहीं देते, राजनीति को प्राथमिकता नहीं, बिहार आगे बढ़े, देश आगे, बिहार आगे बढ़े और देश आगे, ताकतें द्वेष। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड दौरे पर जाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के पहले जो राजनीतिक सरगर्मी है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और खास करके परेशानी जो है इंडिया अलायंस में देखने को मिल रही है कि अगर जेडीयू अपनी स्थिति मजबूत वहां पर करती है तो क्या बाकी जो सहयोगी दल है उनके साथ सीटों का जो फॉर्मूला है, सीटों का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि आरजेडी की अपनी दावेदारी है, कुछ सीटों पर अपनी वो तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस भी बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है, तो सीट शेयरिंग एक परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि जेडीयू की झारखंड में राजनीतिक सक्रियता जो है वो बढ़ी हुई है। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय हैं, उनका कहना है कि झारखंड में आरजेडी की तरह अगर जेडीयू भी सीट चाहती है तो ये कहीं से अनुचित नहीं है। कार्यक्रम के जो कोऑर्डिनेटर हैं और प्रदेश की जो हमारी टीम है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में हम लोग आगे सारी तैयारियों को देख रहे हैं। जहां तक बात है लोकसभा की सीटों की, तो अभी हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और जब लोकसभा के चुनावों की घोषणा होगी तब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। समय बताएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों का निर्णय नहीं है। तो जो भी निर्णय होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा और उधर से भी कांग्रेस के बड़े जो लीडर हैं उनका होगा। तो फार्मूला हम लोगों ने पहले भी चुनाव गठबंधन में रह करके हम लोगों ने लड़ा है और इस फार्मूले को लेकर के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग तय करेंगे। अभी तो देखिए आगे क्या होता है। जनता दल यू भी चाहता है अपनी हिस्सेदारी, तो इसमें कहीं कोई अनुचित नहीं है। अब कांग्रेस को तो अपनी औकात में झारखंड में आना पड़ेगा, जूनियर पार्टनर के रूप में हेमंत सोरेन की सरकार में है, इसलिए इस राज्य में जब भी सीटों का बंटवारा होगा तो अधिकतम हिस्सेदारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की होगी, तब कांग्रेस की होगी। और राजद जदयू को ये एडजस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम एक एक सीट तो इनको देना ही पड़ेगा। पूर्णिया में नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण का एक मामला सामने आया और बताया जा रहा है कि 17 साल की उम्र में ये नाबालिग लड़की मां बन गई है, जिसके बाद से चारों तरफ चर्चाएं काफी ज्यादा बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि शादी का झांसा देकर के एक शख्स ने उसके साथ यौन शोषण किया, जिसके बाद से अब लड़की मां बन गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत भी दर्ज कराई गई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। बता दें कि पीड़ित का आरोप है कि आरोपी युवक ने उससे शादी का झांसा दिया, प्रेम जाल में फंसाया और उसका यौन शोषण करता रहा। अब जब वो एक बच्चे की मां बन गई है और शादी की बात कही है तो अब आरोपी शादी करने से मुकर रहा है। मामला धमदाहा थाना क्षेत्र का है। पीड़ित ने महिला थाने में आवेदन दिया है और इंसाफ की गुहार लगाई है।
और देखिए खबर एक काफी सनसनी फैलाने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पिछले कुछ ही घंटों में कई नवजात की मौत हो गई है और इस मौत के बाद से कई जो सवाल है वो भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि 4 नवजात की मौत हो गई। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। खबर ये भोजपुर से, जहां जगदीशपुर अनुमंडल अस्पताल में पिछले कुछ घंटे में 4 नवजात की मौत का दावा किया गया है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से 4 नवजात की मौत का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारी और चिकित्सक ड्यूटी से गायब थे। उचित इलाज नहीं होने से नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। सीनियर अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अनुमंडल प्रशासन ने 2 नवजात की मौत की पुष्टि की है। अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। एसडीएम का कहना है कि पहली नजर में अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है, लेकिन 4 शिशुओं की मौत की खबर गलत है। मौके से केवल 2 नवजात का शव मिला है। और देखिए बिहार में नीतीश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार कदम आगे बढ़ा रही है और ऐसे में अब खबर सामने आ रही है कि पीएचडी विभाग में जो बम्पर वैकेंसी है वो निकली है और एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सरकार लेकर के आई है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को नौकरी का मौका मिल सकेगा। बता दें कि पीएचडी विभाग में 7,000 से ज्यादा पदों पर बहाली होने जा रही है। विभाग ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। जूनियर इंजीनियर से लेकर कार्य निरीक्षक समेत विभिन्न पदों पर बहाली का प्रस्ताव विभाग तैयार कर रही है। इससे जल्दी कैबिनेट में लाया जाएगा। विभाग की इस पहल में राज्य में नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं को एक नया मौका मिल सकेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के अलावा 10 लाख युवकों को रोजगार देने का भी फैसला लिया है और सरकार इस दिशा में गंभीर दिख रही है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी पीएचडी विभाग में 7,000 से अधिक पदों पर बहाली होनी है और इस दिशा में विभाग ने पहल शुरू कर दी है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार विभाग को कई तरह की जिम्मेवारियां हैं, जैसे जलापूर्ति योजनाओं को सही ढंग से कार्यान्वयन करने की जिम्मेवारी एक बेहद अहम जिम्मेवारी मानी जा रही है और ऐसे में खाली पदों के अलावा नए पदों का सृजन करना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल विभाग में कार्य निरीक्षक के 1124, नलकूप सह प्लम्बिंग मिस्त्री के 2239, इलेक्ट्रीशियन सह मैकेनिक के 400, हेल्पर के 3700, परिचारी के 280, यानी कुल मिलाकर 7,743 पद स्वीकृत करने की मांग सरकार से की गई है। इसे जल्द ही कैबिनेट को भेजने की तैयारी विभाग द्वारा की जा रही है। नवंबर में जो विभागीय बैठक हुई थी उसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया था कि जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा करें और कितने अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत है इस पर प्रस्ताव बनाएं और यह प्रस्ताव अब तैयार हो गया है। पीएचडी में कनीय अभियंता के 929 पदों में से खाली पदों की संख्या जो है वो भारी संख्या में स्वीकृत है। इसके अलावा जो दूसरे पद हैं उसकी भी स्थिति ऐसी ही है। इस कारण जलापूर्ति योजनाओं के निगरानी में बाधा भी आ रही है। ऐसे में खाली पदों की बहाली जल्द करने की दिशा में विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है। जलापूर्ति योजना के विस्तार में सहायक अभियंताओं का अहम रोल माना जाता है, तो यह प्रस्ताव अब जल्द ही सरकार के पास भेजा जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट की जो हाल फिलहाल में बैठक होगी उसी बैठक में इसको स्वीकृति भी दी जाएगी और निश्चित तौर पर ये जो बहाली होगी तो इससे कहीं न कहीं बिहार के युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। देखिए हाल के कृषि क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इस ड्रोन के जरिए खेती के जो नए आयाम है उसको करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस ड्रोन का जो रेंट है या फिर कह सकते हैं कि इसका जो खर्च है वो किसानों के लिए उठा पाना बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में जानकारी ये सामने आ रही है कि हजारीबाग में बिहार के बेगूसराय की कंपनी है जो किसानों को रेंट पर ड्रोन की सुविधा मुहैया करा रही है। इसके जरिए 1 एकड़ में दवा या खाद का छिड़काव करने में 300 से 500 रुपए का खर्च आता है। कंपनी एक बार में कम से कम 20 एकड़ के लिए बुकिंग करवाती है। इसमें 1 से अधिक किसान भी शामिल हो सकते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी के आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद जताई जा रही है। हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि गांव में सोच ये आ रही है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग इसलिए किया जाए। ड्रोन टेक्नोलॉजी के कम समय में हम अधिक से अधिक चीज़ का पेस्टिसाइड को के माध्यम से हम लोग डिजीज को कंट्रोल कर सकें। हम उन लोगों के लिए काम करते हैं जो ड्रोन खरीद नहीं सकते, उनके लिए हम काम करते हैं। अगर उनको ड्रोन के स्प्रे की ज़रूरत है तो हम उनके लिए एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो कि ओला मॉडल का नाम आपने सुना होगा। ओला में जैसे आप गाड़ी बुक करते हैं, आपके घर पे गाड़ी आ जाती है, आपको कहीं जाना है आप चले जाते हैं, उसी तरह से
उसी तरह से हम ड्रोन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप सर्विस बुक करते हैं, हमारी टीम आती है, आपके खेत का मुआयना करती है और उसमें जो दवाइयाँ लगनी हैं वो आपको बताती है। आप चाहे मार्केट से खरीद के लाएं या हमसे खरीदें। हम और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।